हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ द क्लास 10th चैप्टर नंबर 13। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ प्रोड्यूस होंगे, वही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। सो प्रीवियस चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी था। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने हैं, किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। हीटिंग इफेक्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सो बट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट हो सकते हैं? जैसे हीटिंग इफेक्ट हो गया, तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है? वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो हमें पता है कि अगर एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रेनफोर्स इट। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। सो हमने एक बैटरी लगाई है, यहाँ पे एमीटर लगाया है, रेजिस्टेंस लगाई है एंड साथ में वायर है। दिस इज़ द वायर, दैट इज़ द एक्स वाई। और साथ में हमने एक कार्डबोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है और साथ में एक कंपास रखा हुआ है, ताकि अगर इस वायर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो कंपास के थ्रू हमें पता चल जाएगा। कंपास में भी डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि कंपास में भी मैग्नेट्स होते हैं। सो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो हमें मैग्नेट से, कंपास के मैग्नेट से पता चल जाएगा जब कंपास में डिफ्लेक्शन होगी। सो देखते हैं। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक वायर ली हमने और एक्स वाई में उसको प्लेस कर दिया एज शोन इन फिगर। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो पेपर के परपेंडिकुलर हमने वायर को रखना है। हॉरिजॉन्टली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ द नीडल। सो हमने नीडल की पोजीशन देखनी है, जो कि हमने कंपास को रखा हुआ है वायर के पास में। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। सो हमने जैसे ही की को ऑन किया तो इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ऑब्जर्व द चेंज इन पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। और कंपास के नीडल की पोजीशन जब चेंज हुई तो हमने उसको ऑब्जर्व किया। तो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आई हमारी। वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड। तो हम देखते हैं कि नीडल में डिफ्लेक्शन हो गई। अब नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों होगी? क्योंकि नीडल तो मैग्नेट से बनी हुई है। सो अगर इसके पास कोई और मैग्नेट आएगा तभी डिफ्लेक्शन होगी। इट मीन्स अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं। वट डज इट मीन? सो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉपर वायर जिसमें करंट फ्लो हुआ उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आ गए। दस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और जहाँ पे मैग्नेट होता है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं। ये हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन वट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मूविंग मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट्स बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती है, वो कैसे काम करती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। सो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वर्क करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। सो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो ये वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो ये दो लाइन्स आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इनके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। ओके, सो क्रिश्चियन ऑरेस्टेड 1777 टू 1851 में इसका लाइफ टाइम था। देख लेते हैं इसने क्या किया अपने लाइफ टाइम में। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट किया था। फर्स्ट टाइम इसने हमें रिलेशन के बारे में बताया था। सो क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए ऑरेस्टेड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन 1820 ही एक्सीडेंटली, सो ये डेट आपको याद रखनी है, 1820 में उसने डिस्कवर कर लिया कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ रही है। जब उसको
वायर के पास लेके आ रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑरेस्टर शो, तो इस ऑब्जर्वेशन के दौरान ऑरेस्टर ने शो किया दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमेना, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं। हीज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, तो उसी की रिसर्च के बाद हमने रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी डिस्कवरी करी। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ऑरेस्टर इन हिज ऑनर, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट भी हमने ऑरेस्टर रखी इस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, सो ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एंड फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सो पहले जनरली मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, सपोज दिस इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज़ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो अगर मैं कोई और मैग्नेट यहाँ पे लेके आऊँ जिसका भी नॉर्थ पोल सामने है और साउथ पोल दूसरी साइड है, तो नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन हो जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा इस स्पेस में क्या हो गया कि ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस स्पेस में भी कुछ हलचल हो रही होगी। ओके, सो उसी को बोलते हैं फील्ड, दैट इज़ द, अगर ये मैग्नेट की फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ओके, सो जैसे हमें कोई भी, जैसे हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर वाईफाई के सिग्नल नहीं दिखते, वैसे ही हमें ये फील्ड भी नहीं दिखती, लेकिन फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड को, इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये फील्ड को ड्रॉ करते हैं। सो फील्ड को हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल। हम मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है और ये साउथ पोल की तरफ मूव करती है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकल रही है और साउथ पोल में एंटर हो रही है। सो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकल रही है, इसलिए हमने इनको डायरेक्शन से शो कर दिया कि बाहर की तरफ निकल रही है। और अगर मैग्नेट के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है, सो ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप ये फील्ड और फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड, वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, तो हम इस चीज़ से तो फैमिलियर है कि कंपास नीडल तो डिफ्लेक्टेड हो गई जब हमने उसको कॉपर वायर इसमें करंट फ्लो कर रहा था उसके पास रखा। व्हेन ब्रॉड नियर द बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट के पास भी रखेंगे तब भी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी। अ कंपास नीडल इज इनफैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। सो कंपास नीडल जो है वो एक छोटा सा बार मैग्नेट ही होता है। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। सो जो कंपास नीडल की जो एंड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। द एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ मूव करता है उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ मूव करता है उसको साउथ सीकिंग और साउथ पोल बोलते हैं। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाइक पोल्स रिपेल, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हमने करी और हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट करा कि जो लाइक पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं नॉर्थ पोल यहाँ पे बना दूँ और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल बना दूँ तो इन दोनों में रिपल्शन होगी। लेकिन अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल है और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, दैट इज़ द अट्रैक्शन। सो ये वेरियस ऑब्जर्वेशंस, वेरियस एक्टिविटीज़ हमने करी एंड आफ्टर दैट हमने ये रिजल्ट को फाइंड आउट किया। सो क्वेश्चन है, वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट के पास हम कंपास को लेके आते हैं तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट क्यों जाती है, क्योंकि नीडल में भी एक मैग्नेट होता है। तो रिजल्ट यही है कि अगर मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके आएँ तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। अगर सेम पोल्स एक दूसरे के पास आ जाएँ तो उनमें रिपल्शन होगी और डिफरेंट पोल्स आ जाएँ तो उनमें अट्रैक्शन होगी। सो ये हमने कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करी। एक बार मैग्नेट लिया, दैट इज़ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसके पास हमने आयरन फिलिंग को रखा। सो आयरन फिलिंग हमने बार मैग्नेट के पास रखी, और अगर मैं इसको आयरन फिलिंग को एक पेपर पे रख रहा हूँ और पेपर को हल्के से ऐसे टैप कर रहा हूँ, सो डायरेक्शन हमें या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हमें शो हो जाएंगी। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि आयरन फिलिंग से हमें शो हुई हैं। सो आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस। सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी में ये समझाया कि आप एक
बार मैग्नेट लो जिसका एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, उसके पास आप आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करो एंड आफ्टर दैट हमें इस तरीके की अरेंजमेंट आयरन फिलिंग की देखने को मिल जाएगी। सो ये जो अरेंजमेंट है ये हमें बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो सकती हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे शो कर सकते हैं। ओके, आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द पैटर्न एज शोन इन द फिगर। तो आयरन जो फिलिंग है वो अपने आप को इस फिगर के हिसाब से इस पैटर्न में रख लेंगी। वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न। तो क्यों आयरन फिलिंग इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। व्हाट डज द पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। तो इस पैटर्न से क्या फ़ायदा हमें मिला, ये पैटर्न हमने क्यों किया। द मैग्नेट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो मैग्नेट जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को अपने सराउंडिंग में एग्जर्ट करता है। देयरफॉर द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसकी वजह से आयरन फिलिंग भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक आयरन फिलिंग्स टू अरेंज ए पैटर्न। इसलिए जो आयरन फिलिंग पर फोर्स लगी उसकी वजह से आयरन फिलिंग को एक पैटर्न में अरेंज होना पड़ा। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो ऐसा रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को हम डिटेक्ट कर सकें इस सेट टू बी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जिन लाइन से हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। So I hope this is also clear to you all. Next is the activity 13.3. So take a small compass near a bar magnet. बार मैग्नेट के पास एक कंपस लेके आओ। सो ये एक्टिविटी से यहीं से मैं आपको ये पूरी जो एक्टिविटी लिखी है यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम से। सो एक मैग्नेट हमने लेके आए, दैट इज़ द साउथ पोल, उसका नॉर्थ पोल है। सो उसके पास हम कंपस को लेके आए। सो कंपस की पोजीशन को हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले तो मैंने साउथ पोल के पास इस कंपस को रखा। ओके, सो कंपस की नीडल की डिफ्लेक्शन हमने देख ली। सो नॉर्थ पोल कुछ इस तरीके से मुड़ गया जो कि साउथ पोल की तरफ आ गया और साउथ पोल दूसरी तरफ चला गया। इससे पता चला कि साउथ पोल जो है वो कंपस के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, और साउथ पोल मैग्नेट के साउथ पोल और कंपस के साउथ पोल में रिपल्शन हो रही है जिसकी वजह से कंपस का साउथ पोल दूसरी तरफ चला गया। सो इस तरीके से जब हमने इस कंपस को यहाँ पे रखा तो धीरे से थोड़ी सी इसमें डिफ्लेक्शन हुई। तो ये नॉर्थ पोल जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। सो यहाँ पर रखा तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन और हुई। सो ये नीडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही है, आप यहीं से अरेंजमेंट को देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रखा तो ये बिल्कुल ऐसे आ गई, मिड में आ गई नीडल। ठीक है, यहाँ पे रखा तो थोड़ी और ये जो है वो इसमें इसके अरेंजमेंट में चेंजेस हुए। जैसे हम इस कंपस को साउथ पोल के पास लेके आए तो साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास लेके आए तो कंपस का साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया। इट मीन्स हमें यहीं से क्लियर हो गया कि साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होती है और जो नॉर्थ पोल है कंपस का वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। इट मीन्स वहाँ पे रिपल्शन होगी। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं और अगर मैग्नेट के इनसाइड में हमने बनानी है तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव कर रही हैं। तो यहाँ से हम बना सकते हैं कि साउथ पोल में अंदर की तरफ जा रही हैं और नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकल रही हैं। एरो से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू भी होगी और पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस नीडल मूव्स इनसाइड इट। सो डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस नीडल मूव्स इनसाइड इट, देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट द साउथ पोल। तो यहीं से हमें एक कन्वेंशन ले ली हमने कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती हैं और साउथ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम द साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है तो डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट हो जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं। अब ये क्वेश्चन है कि क्यों बनाती है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। सिंगल मैग्नेट का पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सपोज करो ये आपके पास मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अगर इसको मैं बीच में से तोड़ दूं तो मेरे पास इसके दो पीसेज आ जाएंगे, एक ये वाला मैग्नेट अलग से हो जाएगा, ये वाला मैग्नेट अलग से हो जाएगा। तो जो दो मैग्नेट अलग हो गए उसमें अलग अलग
पोल्स आ जाएंगे। इस मैग्नेट में यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और दूसरे वाले मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी पार्ट आप मैग्नेट के कर दो, कभी भी आप नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा उसके साथ में ही कहीं ना कहीं आपको साउथ पोल भी दिख जाएगा। तो इसी से हमें ये क्लियर हो गया। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो चार्जेस सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये क्या करता है, क्लोज कर्व भी बना लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने बताना है, तो हमने क्लोजनेस, लाइन्स के क्लोजनेस से बताना है। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अगर मैं लाइन्स को क्लोज बनाऊँ, जैसे यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस को मैंने कम रखा, सो इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं लाइन के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दूँ, जैसे मैंने इस लाइन और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो यहीं से मुझे क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डिस्टेंस पे थोड़ी सी कम हो गई। तो जितनी लाइन क्लोज होंगी वहीं से क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग है, और जितनी लाइन दूर दूर होंगी वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू थोड़ी वीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सबकी एक जैसी आनी चाहिए। जैसे आपने 2 लाइन यहाँ पे बनाई, तो आपके फ्रेंड ने भी 2 ही लाइन बनानी है। वो 3, 4, 5 अलग अलग पर्सन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर आपने लाइन्स को क्लोज बनाना है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होगी वहाँ पर आपने लाइन्स को थोड़ा दूर दूर बनाना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ये यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। सो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि क्लोजनेस जितनी होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होगी। द फील्ड स्ट्रांगर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी वहाँ पर ज़्यादा फोर्स हमें देखने को मिलेगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर कम फोर्स देखने को मिलेगी। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 2 फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इफ दे डिड इट वुड मीन्स दैट एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो एक ही पॉइंट पर कंपास नीडल की 2 डायरेक्शन होती, जैसे कि पॉसिबल नहीं है। सो डायग्राम से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो कि मैंने ड्रॉ करी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। सो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे कितनी है, तो यहाँ पर मैं कंपास को रख दूंगा। ओके, अगर क्वेश्चन में बोला है कि क्या 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, मतलब एक लाइन तो ऐसे जा रही है, दूसरी क्या मैं इसी पॉइंट पर कुछ ऐसे बना सकता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ तो डायरेक्शन ये बन गई, और इस लाइन की डायरेक्शन बनाऊँ तो डायरेक्शन ये बन गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कंपास को रखूँ तो कंपास एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन बता सकता है, एक टाइम पे 2 डायरेक्शन तो नहीं बता सकता। इट मीन्स अगर यहाँ पर 2 लाइन्स होती हैं तो कंपास की 2 डायरेक्शन होती है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कंपास नहीं बता सकते 2 डायरेक्शन एट सिंगल पॉइंट पे। सो इट मीन्स 2 लाइन्स फिर क्रॉस ही नहीं कर सकती। ओके, दिस एट द पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये भी क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं। इन एक्टिविटी 13.1 we have seen that the electric current through a metallic conductor produce a magnetic field। तो एक्टिविटी 13.1 हमने करी, तो उसमें भी हमने देखा कि एक कंडक्टर हमारे पास है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। सो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, तो हम एक्टिविटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर देखते हैं। सो ये मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक बैटरी से कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया और बीच में एक कंपास रख दिया, साथ में एक की भी है। जैसे हमने की को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो इसमें कंपास में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वायर्स में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो यहाँ पर अगर कुछ हमने इस तरीके से रखा है, जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज़ अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन एंड अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अगर ये वाली डायरेक्शन में ईस्ट लूँ, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट लूँ, ये वाली नॉर्थ लूँ, ये वाली साउथ लूँ, सो अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम यहाँ से नॉर्थ में गया, उसके बाद यहाँ पे फ्लो कर रहा है, मीन्स ये करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, जैसे हमने ये डायग्राम से बना रखा है, करंट नॉर्थ से साउथ ऐसे मूव कर रहा है। सो जो
नीडल की डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगी, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट साइड आ जाएगा और साउथ ईस्ट साइड आ जाएगा, मतलब नॉर्थ आएगा ईस्ट की तरफ और साउथ आएगा वेस्ट की तरफ। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगेन मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, जैसे हमने की को ऑन किया, बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में, तो करंट फ्लो वायर्स में फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सो करंट जा रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो करंट ऐसे मूव करेगा, मीन्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट मूव कर रहा है। सो मैग्नेटिक कंपस में भी डिफ्लेक्शन आ रही है। सो डिफ्लेक्शन, इसकी नीडल हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, तो नीडल इस तरीके से बेंड हो गई। ओके, सो ये वाली डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये तो ईस्ट डायरेक्शन थी, इट मीन्स जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो ईस्ट में चला गया और मैग्नेट का जो साउथ है वो वेस्ट में मूव कर गया। एक और एक्टिविटी देख लेते हैं, अगर हमने बैटरी को अपोजिट कर दिया, मीन्स करंट रिवर्स हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो करंट अब वैसे फ्लो कर रहा है, मीन्स साउथ टू नॉर्थ करंट मूव कर रहा है। तो जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड आ गया और साउथ पोल इस साइड आ गया, इट मीन्स ये तो वेस्ट वाली डायरेक्शन है और ये थोड़ी सी ईस्ट वाली डायरेक्शन है, तो इस तरीके से कंपस की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, सो ये भी एक्टिविटी दे रखी है, इसमें हम देख लेते हैं। ओके, सो ये अरेंजमेंट दे रखी है, बैटरी कनेक्टेड है, एमीटर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ द रियोस्टेट है। यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड ले रखा है, उसमें हमने कुछ आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करना है और साथ में कार्डबोर्ड के बीचों बीच, मीन्स ये परपेंडिकुलर है ये वायर कार्डबोर्ड से। ओके, तो देख लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं। सो टेक ए बैटरी हमने ले ली, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी ले लिया, एमीटर ले लिया, प्लग की ले ली, कनेक्टिंग वायर्स ले ली, लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले ली। सो इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, टेक केयर ऑफ द कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड एंड डज नॉट स्लिप अप और डाउन। तो हमने कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के नॉर्मल, दैट इज अ परपेंडिकुलर, हमने क्या किया, एक वायर उसमें डाल दी। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई हमने जो है वो कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया। सो स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल किया, धीरे हल्के से उसको टैप भी करना है। कीप द वेरिएबल ऑफ रियोस्टेट एट फिक्स्ड पोजीशन एंड नोट द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। सो रियोस्टेट को फिलहाल हमने एक ही पोजीशन पे फिक्स किया हुआ है, एमीटर की रीडिंग को नोट कर लिया। क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लोज थ्रू द वायर, सो एक्स वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स। तो कार्डबोर्ड को हमने टैप किया और जो आयरन फिलिंग हमने इस कार्डबोर्ड पे रखी हैं तो उसके पैटर्न को हमने देखने की कोशिश करी। बट डू दीज कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, तो ये हमें कंसेंट्रिक सर्कल दिखे। सो ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेस अ कंपस एट ए पॉइंट, तो कंपस हमने रखा ओवर अ सर्कल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे हमने जो है वो कंपस को रखा और यहाँ से हमने नीडल की डिफ्लेक्शन को देखने की, नीडल जो भी डायरेक्शन में जा रही है उसको देखने की कोशिश करी। सो पॉइंट पी पे रखा है, शो द डायरेक्शन बाई एन एरो। सो एरो से हमने डायरेक्शन को शो कर दिया, तो हमें पता है ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है और साउथ पोल में अंदर की तरफ आती हैं। सो डायरेक्शन कुछ हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी। डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गेट रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स। अगर मैंने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, इट मीन्स अगर मैंने करंट को डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो क्या ये जो डायरेक्शन है क्या ये भी रिवर्स हो जाएगी। सो ये एक्टिविटी से हम समझेंगे। सो जो भी रिजल्ट आए वो हम रिजल्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस नीडल, तो कंपस की नीडल में डिफ्लेक्शन आई, प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट, जो कि वहाँ पे रखी थी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम एक्टिविटी कर रहे थे। इफ़ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड, अगर करंट चेंज हो गया, टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। जैसे हमने पोलैरिटी चेंज करी तो नीडल की डिफ्लेक्शन में भी चेंज हुआ। इन फैक्ट इट इमर्स्ड in if the current is increased, the deflection also increases. So this line is also very important. अगर current increase हो गया तो deflection भी increase होगी. It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि अगर जहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। What happened to the deflection of the needle? तो नीडल की डिफ्लेक्शन को क्या हुआ, इफ़ द कंपस इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। तो जैसे मैंने कंपस को वायर से दूर रखा तो क्या
करंट या मैग्नेटिक जो नीडल है उसमें सेम ही डिफ्लेक्शन दिखी या कुछ डिफ्लेक्शन हमें अलग दिखी? टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट ए फर्दर पॉइंट। तो ऐसा चेक करने के लिए हमने कंपास को थोड़ा दूर रखा फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। वट चेंज डू यू ऑब्जर्व? तो आपको क्या चेंज देखने को मिले? वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज। तो हम देखते हैं कि नीडल की डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गई। तो इस पैराग्राफ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब भी एक वायर है उसमें जब करंट को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चल सकता है कंपास से। तो कंपास से हमें डायरेक्शन भी उस मैग्नेटिक फील्ड की पता चल सकती है। और साथ में जैसे ही मैं कंपास को थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, इट मीन्स कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि कंपास की डिफ्लेक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। और जैसे मैं वायर में करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो जल्दी से इंक्रीज हो जाती है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ कि जैसे ही हम दूर चलते जाएंगे इन कंसेंट्रिक सर्कल से या इस वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड या करंट जो है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। सो इट कैन बी नोटिस दैट द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये भी कंसेंट्रिक सर्कल आए वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर द लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इट। और ये कंसेंट्रिक सर्कल बड़े होते जाएंगे जैसे हम इनसे दूर होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर वायर के पास है तो छोटा सा कंसेंट्रिक सर्कल है, थोड़ा सा दूर आए तो इसकी रेडियस इंक्रीज हो गई। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो इन सब सर्कल का सेंटर सेम है, लेकिन रेडियस हम देखते हैं तो रेडियस तो सबकी इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स कंसेंट्रिक सर्कल धीरे धीरे रेडियस बढ़ती जाएगी या सर्कल बढ़ते जाएंगे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल को देखते हैं। सो कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन गिवन फिगर 13.7। सो राइट हैंड थंब रूल क्या है? डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट कैरिंग वायर की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो हम उस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये रूल कैसे है इसको चेक करते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सो सपोज करो आप राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़े हुए हो। थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिसमें थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को की तरफ जा रहा है। देन योर फिंगर्स वर रैप अराउंड द कंडक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो हमने ये सपोज किया, सपोज दिस इज द वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट मूव कर रहा है दिस पोल टू दिस पोल। करंट ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड लेना है और उसका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में मूव करवाना है, लाइक दिस, करंट की डायरेक्शन में। और थंब की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, जिसमें करंट एग्जिट कर रहा है उस डायरेक्शन में होना चाहिए थंब की डायरेक्शन। तो जो आपकी जो फिंगर्स रैप करी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगी, लाइक दिस। सो जो फिंगर रैप कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे दे रही है। लाइक डायग्राम से यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि अगर मैंने करंट कैरिंग वायर ली जिसमें जो है वो करंट इस डायरेक्शन में एग्जिट कर रहा है। सो अगर मैंने थंब को इस डायरेक्शन में करा और फिंगर को रैप करा तो फिंगर की रैपिंग जो है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी और जो थंब है वो मुझे करंट की डायरेक्शन दे देगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है। सो ये तो बहुत सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है और साउथ पोल में अंदर की तरफ आ रही है। और साउथ पोल अगर मैग्नेट के अंदर देखें, बार मैग्नेट के अंदर, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रही हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट वन इज द लीस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी को बताओ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। अगर मैग्नेट के वो अंदर हों तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। और इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो वहाँ पर कंपास की दो डिफ्लेक्शन आ जाएंगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो थर्ड इज वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कंपास की दो डिफ्लेक्शन आना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सो एक सर्कुलर लूप है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। सो ओके, ये इस डायग्राम से मैं क्लियर करता हूँ पहले। सो एक सर्कुलर लूप है, करंट इसमें एक्स से एंटर कर रहा है, ठीक है।
फिर करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव, दिस इज़ द नेगेटिव। सो करंट ऐसे जा रहा है एक्स पॉइंट से बाहर की तरफ, ठीक है, और ये दिस इज़ द प्लस पॉइंट, दिस इज़ द माइनस पॉइंट। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है। तो सर्कुलर लूप में यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, तो हमें पता है ये सर्कुलर फॉर्म में आती है, जैसा हमने वायर में देखा था पिछले केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर केस में आई थी, तो यहाँ पर भी हम सर्कुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो आप जो है वो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, ये यहाँ पे सर्कल बनता जाएगा और दिस इज़ द डायरेक्शन। ओके, सो जैसे जैसे हम इस लूप से दूर जाते जाएंगे, सो कंसेंट्रिक सर्कल तो बनेंगे लेकिन उनका जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। सो ये दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल बन गया लेकिन इसका रेडियस बढ़ गया, ये तीसरा कंसेंट्रिक सर्कल बन गया लेकिन इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया, और ये डायरेक्शन है, ठीक है। वैसे सेम अगर मैं कंसेंट्रिक सर्कल बनाऊँ तो ये फोर्थ कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ये फिफ्थ बन जाएगा। इसको कंप्लीट नहीं किया, आप कंप्लीट भी कर सकते हो उसको। दिस इज़ द नेक्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल। इस तरीके से बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल आ जाएंगे। सो यहाँ पर भी जैसे इस साइड हम देखें तो यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इस सर्कुलर लूप से दूर होंगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कल की जो रेडियस है वो भी बढ़ती जाएगी। सो अगर मैं ऐसे सेंटर की तरफ बढ़ता जाऊँ तो सेंटर में अगर मैं बहुत बड़ा कंसेंट्रिक सर्कल ले लूँ, जैसे मैंने इतना बड़ा कंसेंट्रिक सर्कल ले लिया, तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट और लाइन देखने को मिल रही है। तो सेम स्ट्रेट लाइन अगर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेंट्रिक सर्कल लूँ तो इस तरीके से मुझे सेंटर में स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगी। ओके, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया। चलो इसको रीड कर लेते हैं आप। वी हैव सो फॉर ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को तो समझ लिया। प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जो कि स्ट्रेट वायर के थ्रू प्रोड्यूस हुई थी। सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। अभी उसी वायर को हमने बेंट कर दिया और उसको एक सर्कुलर लूप बना दिया एंड करंट इज पास थ्रू इट। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को हमने चेक करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखेंगी वो हमने चेक करना है। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम होती जाएंगी या फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो सर्कुलर लूप में भी कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं। इट वुड बिकम लार्जर, तो ये बड़े बड़े सर्कल होते जाएंगे एंड लार्जर, और भी बड़े होते जाएंगे जब हम इस वायर से और लूप से दूर होते जाएंगे। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जैसे हम सर्कुलर लूप के सेंटर में पहुंचेंगे, द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन। तो जो ये आर्क है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही हमें दिखेगी। सो ये डायग्राम से मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग current would give rise to the magnetic field appearing as straight line as the center of the loop. So by applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contribute the magnetic field lines in the same direction within the loop. So आप जो है वो डायरेक्शन चेक कर सकते हैं with the help of right hand thumb rule. ओके, सो सेम एक्टिविटी यहाँ पर भी करने की कोशिश करिए। सो अभी ये एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल में मूव कर जाएंगी और बन जाएंगी, और इनकी रेडियस जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो रेडियस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल की बढ़ती जाएगी। ओके, सो यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इट मीन्स ये एक बहुत बड़ा एक कंसेंट्रिक सर्कल है, इस साइड भी और इस साइड भी उसकी डायरेक्शन हो सकती है। सो सेम एक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है? अगर प्रोड्यूस होगी तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको समझते हैं। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये सोलेनॉइड क्या होता है। सो अगर मैं एक वायर लूँ और उसको बहुत सारे टर्न्स दे दूँ, मतलब यहाँ पे हमने वायर का एक सर्कुलर लूप बनाया था। ओके, ऐसे में बहुत सारे सर्कुलर लूप बना दो, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी सर्कुलर लूप, एक ही वायर के नंबर ऑफ टर्न्स उसको दे दूँ। मीन्स वायर को मैं घुमा दूँ एक तरीके से, बहुत सारे टर्न्स उसमें दे दूँ एक ही वायर को, तो वो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे एक वायर को मैंने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो एक सोलेनॉइड बन गया। अब सोलेनॉइड को मैंने इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर की है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। सो
जैसे मैंने की को ऑन किया तो ये करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो अब ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे करंट होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आ जाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके अंदर इस सोलेनॉइड के अंदर भी आ जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द कंसेंट्रिक सर्कल। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। तो हमें पता है कि साउथ पोल की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से। सो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकले और साउथ पोल से अंदर की तरफ आ रही है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कल का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। सेम हम इस साइड भी बना सकते हैं। सो ये कुछ कंसेंट्रिक सर्कल जैसे बन रहे हैं, ओके, जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये रेडियस बढ़ता जाएगा। और हमें पता है इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड बात ध्यान में रखनी है कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और थर्ड आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर अगर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ है। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल को बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स दे दिया ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। तो अगर एक कॉइल बनाऊँ मैं, एक वायर को बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे दूँ और वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में बन जाए, तो उसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर। तो ये पैटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ऐसा बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। तो क्या आप इसको बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हो? तो अगर बार मैग्नेट से कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेंगे, वही हम देखते हैं। डू दे लुक सिमिलर? तो क्या बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर दिख रही हैं? सो ये सिमिलर दिख रही हैं। सो बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कुछ इसी तरीके से थी। दिस इज द बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही थी और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो ऐसे ही सेम हम सोलेनॉइड में भी देखते हैं। सो डू दे लुक सिमिलर? क्या ये सिमिलर हैं? यस, दे आर सिमिलर। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो एक एंड सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा जो है वो साउथ पोल बन जाता है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और सोलेनॉइड के अंदर जो है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे सेम है। दैट इज हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर कैसी होती हैं। सो वो यूनिफॉर्म होती हैं। दिस इज द फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल। सो अगर सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, सो वो मैग्नेटाइज कर सकती है किसी और मटेरियल को। जैसे मैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखूँ तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसमें भी आ जाएगी। द मैग्नेट इज फॉर्म्ड कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो भी इसकी वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर रखूँ तो उसमें भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। सो इस तरीके के जो मैग्नेट बन रहे हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनते हैं। ओके, सो कंसिडर द सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए टेबल। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द दिस लूप। सो हमने ये बताना है कि एक टेबल, कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। तो टेबल पे हमने जो है वो वायर को रखा हुआ है। सो इस तरीके से हमने कुछ वायर को अरेंज किया हुआ है, देख लेते हैं कैसे। सो सपोज दिस इज द टेबल। ओके, सो टेबल में हमने वायर को कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। लाइक दिस। सो सर्कुलर लूप हमने रखा हुआ है। तो आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। सो और बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें किस तरीके से आएंगी अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो। सो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी। कंसेंट्रिक सर्कुलर। सो ये सर्कल ये अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो
टेबल है उसके दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सो दिस इज़ द डायरेक्शन। और यहाँ पर भी दूसरी तरफ भी कंसेंट्रिक सर्कल आएंगे, लेकिन सिर्फ मैं एक साइड वाले सर्कल बना रहा हूँ, दूसरी साइड तो टेबल के दूसरी साइड होगी। सो ये कंसेंट्रिक सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। The magnetic field in a given region is uniform. Draw the diagram to represent it. So magnetic field किसी गिवन रीजन में यूनिफॉर्म होगी, एक डायग्राम से आप इसको बताओ। सो यहाँ पे हम इसको डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये डायग्राम हम बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। Okay, choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. तो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, जीरो होती है। तो ये तो नहीं है, जीरो तो नहीं होती, यूनिफॉर्म होती है हर एक पॉइंट पे। डिक्रीज तो नहीं होती, इंक्रीज भी नहीं होती। हाँ, फोर्थ ऑप्शन है इज द सेम एट ऑल द पॉइंट। तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो हम देख लेते हैं उसमें उस कंडक्टर के अंदर कितनी फोर्स लगती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। सपोज करो ये हमने हैंग किया हुआ है एक करंट, दिस इज़ द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ए बी, ठीक है। इसको वायर से हमने कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ द वायर, इस वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है ताकि जो है वो करंट इसमें फ्लो हो सके। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, सो सपोज कि ये जो कंडक्टर है कुछ इस तरीके से है और इसको मैग्नेट के अंदर रखा है। सो मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के अंदर हमने कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। सो हमने अब देखना है कि उस कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगती है। ओके, सो अरेंजमेंट में फिर से क्लियर कर रहा हूँ। हमारे पास एक कंडक्टर है दैट इज़ द ए बी, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ द बैटरी। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। सो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ओके, अब बात यहीं तक नहीं है, बात आगे भी है कि अब इस कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेट के अंदर रखा है। सो होता क्या है कि जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो इसमें भी एक मैग्नेट आ जाता है, और जब ये मैग्नेट और ये मैग्नेट इकट्ठे होते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकती है। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, सो पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। वी हैव लर्न दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी ये समझा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं। द फील्ड इज सो प्रोड्यूस एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन ऑफ द कंडक्टर। सो अगर मैं मैग्नेट एक और लेके आऊँ तो उसमें फोर्स लगेगी। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो एम्पियर ने बोला कि अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेके आऊँ सो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये फोर्स कैसे लगेगी, इस एक्टिविटी से हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दे रखा है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी, एक रॉड ले ली ए बी, यूजिंग टू कंसेंट्रिक वायर्स सस्पेंडेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द स्टैंड्स। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड इज लाइज बिटवीन द टू पोल्स। तो हॉर्स शू मैग्नेट को हमने इस तरीके से रखना है कि ये जो रॉड है ये इसके पोल के बीच में आ जाए। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन द सीरीज विद द बैटरी। तो सीरीज में बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया एल्यूमिनियम रॉड को। नाउ पास द करंट पास करा तो करंट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। वट डू यू ऑब्जर्व, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट मिल गए। तो हमने ये देखा कि रॉड जो है वो डिस्प्लेस हो गई लेफ्ट की तरफ। यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस। तो आप भी अगर ये एक्टिविटी लैब में करोगे तो आप भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। रिवर्स द डायरेक्शन, अगर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो हम देखेंगे कि रॉड जो है वो दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो रही है। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे है, रॉड पर फोर्स कैसे लग रही है, इसको हम समझते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द above एक्टिविटी सजेस्ट दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई उससे हमें तो यही क्लियर हुआ कि जो एल्यूमिनियम रॉड है उस पर फोर्स लग रही है
इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स। तो हमें इस एक्टिविटी से ये भी क्लियर हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन या जो मूवमेंट है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हो रही है अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूँ या बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दूँ। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब हमने क्या किया, साउथ पोल जो है उसको दूसरी तरफ, मीन्स ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना दिया और साउथ पोल को नॉर्थ पोल, मीन्स इस हॉर्स शू मैग्नेट को उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर दिया और साउथ पोल को नॉर्थ पोल कर दिया। इट इज़ वंस अगेन ऑब्जर्व, तो इसके बाद भी हमें यही चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स। तो जो फोर्स है, जो रॉड पर फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इससे हमें ये पता चला कि जो भी करंट पर फोर्स लग रही है वो डिपेंड कर रही है करंट की डायरेक्शन कौन सी है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, और मैग्नेट की डायरेक्शन कौन सी है। ओके, सो यहाँ से ये लाइन हमें क्लियर करनी है कि जो एल्यूमिनियम रॉड पे है उस पर फोर्स लग रही है तो वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज़ लार्जेस्ट। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि रॉड की डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट है, रॉड पर फोर्स ज़्यादा लग रही है और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज़ द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब करंट की डायरेक्शन जो है वो राइट एंगल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, मीन्स दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है उस एल्यूमिनियम रॉड पे। इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज़ ए सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टू द कंडक्टर। तो एक सिंपल सा रूल है जिससे हम फोर्स की या मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें फ्लेमिंग ने ये रूल दिया था, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को कुछ इस तरीके से कर्ल करना है ताकि तीनों जो हमारी फिंगर्स हैं, दैट इज़ द मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, उनके बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ अगेन 90 डिग्री। ओके, सो जो हमारी मिडिल फिंगर है, जो हमारी फोर फिंगर है, जो हमारी थंब है, वो अब डायरेक्शन देंगी। ओके, सो ये जो थंब है ये मोशन की डायरेक्शन देगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा कि जो रॉड है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ओके, और ये जो फोर फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, और जो ये मिडिल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताएगी। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम बना रखा है। सो दिस इज़ द फोर्स, करंट एंड फील्ड, तो एंगल तीनों के बीच में 90 डिग्री है। ओके, सो मिडिल फिंगर करंट को बताती है, ये वाली फिंगर फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो थंब है वो बताता है कि डिस्प्लेसमेंट रॉड की किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, सो ये आपको क्लियर करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है जब इसको फ्रीली मूव करवाया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, तो एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो उसकी यहाँ से क्लियर हो रहा है मास और स्पीड में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है और उसका मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर है वेलोसिटी एंड मोमेंटम, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। Next question. In activity 13.7, how do we think the displacement of the rod AB will be affected? So rod की displacement कैसे affect होगी, जो भी हमने activity पहले करी। So इसमें कुछ दे रखे हैं questions और so देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, current in the rod AB is increased। सो अगर करंट को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है करंट इंक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज़ यूज्ड, अगर मैग्नेट को इंक्रीज़ कर दिया जाए या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो तब क्या इफेक्ट होगा, तो उससे भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज़ इंक्रीज, अगर लेंथ को भी इंक्रीज़ कर दी जाए तब भी जो है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। सो इसमें तीनों में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। सो थर्ड क्वेश्चन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इन द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
इज़, सो ये डायरेक्शन जो है वो हम यूज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द मैग्नेटिज्म एंड मेडिसिन्स। सो मेडिसिन्स में मैग्नेटिज्म कैसे यूज़ होता है? सो एमआरआई में यूज़ होता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। सो जब भी हम एमआरआई करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर। सो दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या करती है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट लिया जिसका ये नॉर्थ पोल है, दूसरा ये साउथ पोल है, और इसके बीच में हमने एक कॉइल को रखा। तो कॉइल का नाम रख दिया हमने ABCD। ओके, कॉइल को एक एंड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दिस इज नोन एज द एक्सल। ये जो बीच का एंड है इसको हम एक्सल बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर हमने कुछ रिंग लगाए हुए हैं, दैट इज़ द, इसको हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच से इनको कट किया हुआ है, देखो यहाँ से बीच से कट किया हुआ है, सो इसलिए हम इनको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ब्रश। ओके, ब्रशेज इनको बोलते हैं। सो एक ब्रश हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक ब्रश हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, दैट इज़ द ब्रश X एंड Y, और इनको बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे फ्लेमिंग हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। नाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे घरों में फैंस होते हैं, कोई भी जैसे मिक्सचर है तो उसमें ये मोटर तो यूज़ होती है। तो वो जो भी घरों की इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो सारी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। हाँ, यहाँ पे लिखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, मिक्सचर में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, कंप्यूटर, MP3, ये बहुत सारे यूजेज इसके दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। घरों में आपके और भी एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज़ करते हैं। सो इसका वर्क देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन द फिगर 13.15 कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। तो इसमें एक कॉइल है ABCD ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर। तो ये कॉपर वायर से बनी है जिसको इंसुलेटेड किया हुआ है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के जो दो पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके बीच में रखा हुआ है। सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, ओके, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वी ऑलरेडी नो। ठीक है, सो ये जो आर्म है दैट इज़ द ABCD, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस तरीके से हमने रखना है। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ P एंड Q ऑफ ए स्प्लिट रिंग। सो कॉइल के जो एंड हैं वो हमने स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं। दैट इज स्प्लिट रिंग क्या होता है, जिनको हमने ये हाफ कर दिया है, दैट इज़ द P एंड Q। द इनर साइड ऑफ द हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू द एक्सल। तो ये इनर साइड एक एक्सल से कनेक्टेड है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ द P एंड Q टच द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज X एंड Y। तो ये रिंग के और इस कॉइल के भी ये यहाँ पे ब्रश को टच कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्रशेज क्या हैं X एंड Y रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। सो करंट इन द कॉइल ABCD एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी। तो करंट जो वो बैटरी से एंटर करेगा। सो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो हम लेफ्ट हैंड रूल से ये क्लियर कर सकते हैं, दैट इज़ द फोर्स, फील्ड एंड डायरेक्शन। सो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो थंब है वो कॉइल को किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो हमें डायरेक्शन दे रहा है। तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इट मीन्स यहाँ पे कॉइल नीचे की तरफ मूव करेगी। बट यहाँ पर अगर हम पहुँचे तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, दैट इज़ A to B, B to C और C to D। तो C to D अगर मैं देखूँ तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और ये कॉइल ऊपर की तरफ जाएगी। सो ये कॉइल यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये मीन्स कॉइल ऐसे कुछ ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से इस एंड से नीचे की तरफ जा रही है, इस एंड से ऊपर की तरफ आ रही है। सो कुछ ऐसे इस तरीके से ये कॉइल मूव कर रही है। ओके, B और C और A और D में बराबर जो है वो फोर्स लग रही है, इसलिए ये दोनों फोर्सेज जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सिर्फ ये वाली फोर्सेज की वजह से कॉइल जो है वो मूव कर रही है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो ए बी पुशेज इट डाउनवर्ड्स, ए बी में ये डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। व्हाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म सी डी पुशेज इट आउटवर्ड, जबकि दूसरी साइड में अपवर्ड आ रही है। दस द कॉइल एंड द एक्सल माउंटेड फ्री टू टर्न्स ओवर द एक्सिस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। एट हाफ रोटेशन, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, क्यू मेक्स contact with the brush x and p makes with the y, therefore the current in the coil gets reverse। ठीक है, जैसे ही हाफ यहाँ पे पूरा, जैसे ये कॉइल यहाँ पे पहुँच गई और ये वाली यहाँ पे पहुँच गई, तो होगा क्या कि ये वाली p और q यहाँ पे, ये वाली जो साइड है वो इस साइड आ जाएगी और ये वाली इस साइड आ जाएगी। जब ये हाफ पर पहुँचेगी तो उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि होगा क्या। सो q makes contact with the brush x and y with brush y, sorry, q makes the contact with the brush x, so q जो है वो x के साथ कांटेक्ट कर लेगा एंड p जो है वो y के साथ कांटेक्ट कर लेगा। therefore the current in the coil get reverse, इसकी वजह से क्या होगा, कॉइल में करंट रिवर्स हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, डी सी बी ए। ओके, जैसे ही ये साइड जो है वो इस साइड आ जाएगी और ये साइड इस साइड आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है करंट जो है वो अब सी डी में इस साइड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और ए बी में इस साइड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स फिर से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो, अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊँ तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज ये कॉइल मूव करना स्टार्ट कर देगी। Okay, a device that reverses the direction of the flow of current through a circuit is called the commutator. So this one is very very important. So device जो कि circuit में direction of flow of current through the circuit is called commutator. So circuit में current की direction को reverse कर रही है बार बार, उसको हम commutator बोलते हैं। So this is the commutator. So ये सारी, ये जो सेटअप बनाए इसको हम commutator बोलते हैं। So ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। So commutator का काम क्या होता है। So ये क्वेश्चन ये हो गया कि हाफ रोटेशन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन याद में रखनी है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है और कम्यूटेटर का क्या काम है। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर, सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो जो ये स्प्लिट रिंग है ये कम्यूटेटर का काम कर रहा है। द रिवर्सल ऑफ द करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी एंड सी डी। सो अगर मैं रिवर्स करूँ इसको तो करंट भी रिवर्स हो जाएगा और जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हमारा कॉइल मूव करता रहेगा। सो मोटर्स के घरों में क्या यूज़ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस्ड इन ए परमानेंट मैग्नेट, सो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट। सो घरों में इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज़ करते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्टिंग वायर होती है उसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सॉफ्ट आयरन कोर इन विच द कॉइल इज बाउंड, तो सॉफ्ट आयरन कोर जिसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड एन आर्मेचर द एनहांस द पावर ऑफ द मोटर, जिसकी वजह से मोटर की पावर को इन्हांस किया जा सकता है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मोटर की पावर को इन्हांस करने के एलिमेंट्स बताओ, फैक्ट्स बताओ, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तो स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अपने फिंगर को कुछ ऐसे कर्ल करो कि सब में 90 डिग्री एंगल बन जाए। सो ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताती है, ये जो फोर फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, और ये जो थंब है ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी करंट कैरिंग वायर को, या जो भी ये कॉइल है किस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगी और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, सो ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ये तो हमने फर्स्ट जो पैराग्राफ था उसी में देखा था। ओके, यहाँ पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, और यहाँ पे रूल कौन सा यूज होता है, दैट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वी हैव स्टडीड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर। हमने अभी स्टडी किया कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और डायरेक्शन करंट की अगर परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगती है। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, जिसकी वजह से कंडक्टर मूव करता जाता है। नाउ लेट अस इमेजिन a situation in which the conductor is moving inside a magnetic field or magnetic field is changing around a fixed
कंडक्टर व्हाट विल हैपन, दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फेराडे। तो फेराडे ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जो फेराडे के एक्सपेरिमेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये डायरेक्ट एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक वायर को हमने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं और उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और साथ में ये सॉफ्ट आयरन कोर है और साथ में ये मैग्नेट है। जैसे ही मैं मैग्नेट को, ये जो वायर है इसकी पोजीशन को हमने फिक्स रखा, ये मैग्नेट की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। मैग्नेट को हम इस वायर के पास लेके आ रहे हैं और थोड़ा दूर भी लेके जा रहे हैं। मीन्स इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है। ये वायर के पास आ रहा है, फिर थोड़ा दूर जा रहा है, वायर के पास आ रहा है, फिर थोड़ा दूर जा रहा है। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन को देखूँ तो गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास मैग्नेट है उसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन तभी आती है अगर करंट हो। सो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास मैग्नेट है उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता हूँ। सो इसी एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था माइकल फेराडे ने। सो इस पूरे एक्टिविटी में ये लिखा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी जब आप वायर मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आएंगे। सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ द करंट इन ए सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है भी या नहीं। द पॉइंटर मीन्स एट जीरो, तो पॉइंटर जीरो पे होता है जब करंट नहीं होता, और यह करंट की डायरेक्शन को भी बता देता है कि करंट इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों साइड पे ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर सकती है। इट कैन डिफ्लेक्ट इधर टू द लेफ्ट और द राइट टू द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट की जो भी डायरेक्शन होगी ये जो नीडल है उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ओके, यू कैन चेक दैट इफ यू हैड मूव साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वुड जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस केस व्हेन द कॉइल इन द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी। सो यहाँ पे ये बोला कि जैसे स्टेशनरी हो जाए, यहाँ पर मैं इस मैग्नेट को मूव नहीं करूं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे मैं इस बार मैग्नेट को यहाँ पे इसके पास लेके आ रहा हूँ तो इसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी एक डायरेक्शन में, और जब मैं दूर जाऊँगा तो गैल्वेनोमीटर की दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा था माइकल फेराडे ने। तो माइकल फेराडे के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि वो क्या करते थे। तो वो बिल्कुल मतलब वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे और वो बुक में बाइंडिंग शॉप में काम करते थे, और धीरे धीरे उनका साइंस में इंटरेस्ट जागा, और फिर इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने बहुत सारी जो है वो डिस्कवरी करी। तो धीरे धीरे उनकी डिस्कवरी को लोग मानते नहीं थे, क्योंकि वो मैथ्स उनका बहुत वीक था और वो मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं बना पाते थे। लेकिन जो उनके रिजल्ट्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे, वो उनके रिजल्ट्स को एक साइंटिस्ट और थे जो आप क्लास +2 में पढ़ोगे, दैट इज़ द मैक्सवेल। तो उन्होंने स्टडी किया और फिर ये जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, और ये रिज़ल्ट हम इनके आज भी पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक कॉइल है जिसमें इसमें मीन्स वायर को बहुत नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरी कॉइल साथ में ही है, पास में रखे बिल्कुल, और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। तो मैंने क्या किया, की को ऑन कर दिया। जब की को ऑन किया तो करंट ऑब्वियस सी बात है फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। जब मैं की को ऑफ करूँगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ जाएगी। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैग्नेट हो तो उसी की वजह से हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मेरे पास करंट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि करंट जब यहाँ पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, क्योंकि करंट हमने पहले पढ़ा, जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। तो यहाँ पे करंट होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगी मीन्स इंक्रीज़ करेगी, जब मैं की को ऑन करूँगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर में, और जब मैं इसको फिर से ऑफ करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से डिक्रीज़ करेगी। पहले मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगी, उसकी वजह से इसमें फिर से डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कॉइल में भी करंट आ गया। तो हुआ क्या कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो ये बिल्कुल थोड़ा मैच करता ही है। सो हमने अपने फिंगर्स को कुछ इस तरीके से करना है कि तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए। सो ये जो थंब है, ये कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन हमें बताता है। जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, जो कि पिछले केस में भी हमने देखा था, और करंट की डायरेक्शन को बताती है। सो इस रूल को हम मैग्नेटिक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलते हैं। The induced current is found to be the highest when the direction of the motion of the coil is the right angle. So ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो राइट एंगल पे जब हम
करंट को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट। तो इंड्यूस्ड करंट हाईएस्ट कब होगा? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में आ जाए तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, सो यहाँ पर दिस इज द टॉपिक दैट इज सो एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल। सो कॉइल में करंट को इंड्यूस करने के डिफरेंट तरीके बताओ। सो एक तरीका तो हमने पढ़ा कि मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आओ तो उसमें जो है वो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं मैग्नेट ना लेके आऊँ, सिर्फ करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करूँ, तब भी इस कॉइल में जो है वो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज द EMI फिनोमेना पर वर्क करता है, जो कि फेराडे ने दिया था। तो इसमें भी सेम फिनोमेना हम देखने को मिलता है कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसमें हमने ये जो है वो कॉइल रखी है जो कि ABCD है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। उसमें हम बैटरी लगा रहे थे, इसमें बैटरी नहीं लगाएंगे। इसमें हम करंट प्रोड्यूस करने की, क्योंकि जनरेटर क्या है, करंट प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम है? मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो डिफरेंस क्या है? वहाँ पर हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी थी और इस केस में यहाँ पर हमने जो है वो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। और साथ में यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ये कॉम्यूटेटर दो हैं। यहाँ पर हम स्प्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग्स दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों यूज़ करेंगे हम। तो देखते हैं कैसे। ओके, सो फिनोमेना पहले तो प्रिंसिपल देख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इसका काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना है। सो ABCD हमने ले लिया। इसका रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली जो कि पोल्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखी है। ब्रशेस जो हैं वो B1 और B2 इसके साथ कनेक्टेड हैं, ओके। और द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2 रिंग्स हैं, उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। दिस इज़ द फर्स्ट रिंग एंड दिस इज़ द सेकेंड रिंग। द एक्सल में भी मैकेनिकली रोटेटेड। तो ये जो बीच का है इसको हम एक्सल बोलते हैं। और व्हेन द एक्सल अटैच टू द टू रिंग्स रोटेटेड सच दैट द आर्म AB मूव अप। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे जिसकी वजह से कॉइल मूव करेगी। The induced current set up in these arms along the direction ABCD. Thus, the induced current flow in the direction ABCD. If there is a larger number of turns in the coil, the current generated in turn add up the give a large number through the coil. अगर ज़्यादा कॉइल्स में टर्न होंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि करंट ज़्यादा हमें बनाना है तो उसके लिए हमें कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना है। सो आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म CD स्टार्ट मूविंग अप एंड AB मूविंग डाउन। सो हाफ रोटेशन के बाद CD जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी और AB डाउन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। एज ए रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स changes giving rise to the net induced current in the direction DCBA. Okay, so same phenomena है यहाँ पर। such a current which changes direction after equal interval is called the alternating current. so alternating current क्या होता है? ऐसा करंट जो चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल के बाद जिसकी डायरेक्शन चेंज कर जाए उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। दिस डिवाइस इज कॉल्ड द AC जनरेटर। और जो इसको प्रोड्यूस करते हैं उसको AC जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट कैसे बनाना है? सो DC विद डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना करे। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। सो DC अगर मुझे बनाना है तो मुझे स्प्लिट रिंग लगाने होंगे इन केस ऑफ दीज रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्प्लिट रिंग लगाने होंगे जिसकी वजह से मैं DC करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाए हुए थे, दीज आर द स्प्लिट रिंग, मीन्स बीच से इनको कट करना है तो वो स्प्लिट रिंग बन जाते हैं। सो यहाँ पर मैं अगर DC करंट चाहिए तो मैं स्प्लिट रिंग यूज़ कर सकता हूँ। सो ओके, हमारे घरों में जो इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट आता है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। एंड an important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over a long distance without much loss of energy. तो एक फ़ायदा क्या है AC का DC के कंपैरिजन में कि AC को हम बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं इसकी एनर्जी का कम लॉस किए, ठीक है। तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है
सो ये EMI प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सो डायरेक्ट करंट हमें मिलता है बैटरी से, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा दूँ तो वहाँ से भी हमें डायरेक्ट करंट मिल सकता है, और सेल से मिलता है, ठीक है। सो विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट? सो अल्टरनेटिंग करंट कौन से सोर्स प्रोड्यूस करते हैं? सो अल्टरनेटिंग करंट AC जनरेटर से हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each. तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये चेंज कर सकती है, तभी तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। सो इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मेन्स। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कहीं मेन्स से आती है, ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। तो हो सकता है वो जो पोल्स हैं उनमें से आ रही हो, या जो अंडरग्राउंड केबल है उनमें उनके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही हो। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड द लाइव वायर। तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसमें एक वायर रेड कलर की होती है जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं, जिसमें मेन करंट हमारे घरों में आता है। अनदर वायर ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड द न्यूट्रल वायर। तो दूसरी वायर होती है उसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, जो कि ब्लैक कलर की होती है। इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ 220 वोल्ट। तो हमारी कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की आती है। At the meter board in the house, these wires passes in an electricity meter through a main fuse. So through the main switch, they are connected to the line wires in the house. तो main switch से ये सारी wires connect होती हैं. These wires supply electricity to the separate circuits with the houses. Often the separate circuits are used 115 एम्पियर करंट रेटिंग द अप्लाइंसेज विद हायर पावर रेटिंग्स, ठीक है। तो 15 एम्पियर का करंट जो इनके लिए हम हायर पावर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गीज़र है, एयर है, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, इनके लिए हमें 15 एम्पियर रेटिंग ऑफ द अप्लाइंसेज विद हायर पावर। तो अगर इनकी रेटिंग 15 एम्पियर के आसपास है तो हमें हायर पावर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे जो हमारे पास गैजेट्स हैं जैसे बल्ब है, फ़ैन है, इनकी रेटिंग 5 एम्पियर के आसपास होती है, तो इनको लिए हमें लो पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने दो वायर्स पढ़ी, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो एक और वायर होती है दैट इज़ अ ग्रीन वायर, जो अर्थिंग करने के काम में आती है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइडेड लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग to the current. This is ensure that the any leakage of the current in the metallic bodies the appliances keep its potential at the earth. So अगर एक्स्ट्रा करंट हमारे पास बढ़ जाए तो वो अर्थिंग हो जाता है, इसलिए हमने अर्थिंग इसलिए करी होती है ताकि अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ में चला जाए, ठीक है। सो ये डायग्राम बना रखा है इस तरीके से, जो है यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वोल्ट्स के फ्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक सर्किट। तो एक हमने अर्थिंग पढ़ ली, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पढ़ लिया। सो ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है, अगर एक्स्ट्रा करंट आए तो हमारे इक्विपमेंट्स ख़राब ना हो। और ए फ्यूज़ इन द सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस। तो फ्यूज़ का क्या काम है कि डैमेज अगर किसी अप्लायंसेस को हो रहा है ओवरलोडिंग की वजह से तो वो ना होने दे। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू द डायरेक्ट करंट। ओके, सो ओवरलोडिंग कैसे होती है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है। सो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को लगा रखा होता है ताकि ओवरलोडिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो हमारे इक्विपमेंट्स को ख़राब होने से बचा सके। सो नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो टू सेफ्टी मेजर क्या है? एक तो हम फ्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं अर्थिंग का। दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग is operated in a domestic electric circuit that has a current of rating 5 एम्पियर. What result do you expect? Explain. So इसका जो है वो रेटिंग 5 एम्पियर की है। So देख लेते हैं।
तो पहले इसका हम देख लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। सो P इज इक्वल टू वी आई होता है, हमें वोल्टेज और पावर दे रखी है। सो आई दैट इज़ द P अपॉन वी। सो P की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दैट इज़ द 2 किलो वॉट, मीन्स 2000 वॉट बन गया ये, और 220। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 9.09 एम्पियर। तो यहाँ पे दिस इज़ द 9.09 एम्पियर के आसपास ये रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे इसकी रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर के पास आसपास, जिसकी इट मीन्स जो एक्स्ट्रा करंट है वो फ्यूज़ के पास जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। वट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? तो जो भी कुछ फॉल्टी अप्लाइंसेज हैं हमारे, वो हमें नहीं कनेक्ट करने चाहिए, वो हटा देने चाहिए। और एक ही सॉकेट से, एक ही सर्किट से हमें बहुत सारे अप्लाइंसेज को भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, तो जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी एक NCERT एक्सरसाइज रहेगी जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सो MCQ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, जो MCQ तो देख लेते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसके ऑलरेडी टिक लगा रखे हैं। सो द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। सो एक स्ट्रेट वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? तो वो आएगी कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज तो प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। सो मैग्नेट और कॉइल में मोशन होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में, जो गैल्वेनोमीटर से हमें डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, जो कि फैराडे ने बताया था। सो दिस इज द आंसर, दैट इज द सी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए। सो ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, तो जनरेटर हमने देखा जो कि इलेक्ट्रिक करंट को, ये AC/DC करंट को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जहाँ पे हमने स्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग लगाए हुए थे। द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज दैट। तो क्या डिफरेंस है? सो AC जनरेटर हैज़ ए स्लिप रिंग्स एंड DC जनरेटर हैज़ ए कॉम्यूटेटर, जो कि स्लिट रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें स्लिट रिंग और कॉम्यूटेटर, और इसमें स्लिप रिंग होते हैं। सो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, सो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इट मीन्स ऑब्वियस बात है, करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स है, यही हमें बताना है। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो नहीं है, जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मीन्स इसका रिवर्स था, तो ये फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, ये तो सही है, जो कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सो यस, तो वो भी हमने देखा था कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो जाती है सर्कल के बिल्कुल सेंटर में। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली लाइव वायर। तो लाइव वायर कौन सी होती है? ग्रीन तो नहीं होती, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ऑब्वियस बात है, एक तो मैग्नेट से प्रोड्यूस कर दो, और दूसरा जो है वो करंट कैरिंग वायर है, उससे प्रोड्यूस हो जाती है। हाउ डज ए सोलेनाइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो सोलेनाइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है? कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनाइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। तो क्या आप जो है वो नॉर्थ साउथ को बता सकते हो? सो ये सोलेनाइड बना रखा है। इसमें सोलेनाइड क्या होता है? एक वायर को मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, तो वो सोलेनाइड बन गया, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर लूप, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हमने प्रोड्यूस किया था एक सिंपल बार मैग्नेट में, वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाती हैं, लेकिन इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है बार मैग्नेट की तरह। तो हमें पता है ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ पोल से अंदर की तरफ जाती हैं। तो ये कुछ डायरेक्शन ऐसे हम कंपास से भी इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंड इसके इनसाइड में बिल्कुल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ होंगी, दैट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। जब परपेंडिकुलर होंगे तभी लार्जेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये लाइन मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई थी। सो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में बनाएंगे और एक सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।